नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का चैप्टर नंबर 6.7, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे भारत की कृषि को। दोस्तों, ये चैप्टर आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 196 पर। और जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट लगातार हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन करिए वाली बुक और ओपन करिए पेज नंबर 196। यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला चैप्टर भारत में कृषि। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत में कृषि। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है, आजीविका के लिए का अर्थ क्या है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक अहम भूमिका निभाती है रोजगार की दृष्टि से। 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की जो कुल आबादी थी उसका 49% रोजगार लोग प्राप्त करते थे कृषि से। ठीक है, उसके बाद 2020 और 21 में एक सर्वे और हुआ, उसमें पाया गया 54.6% जनसंख्या रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोचिए कि अगर किसानों की इतनी बुरी हालत है, हर साल किसानों की सुसाइड या फिर आत्महत्या करने की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और आप देख रहे हो कि मौसम किस तरह से अपनी करवट ले रहा है और किसानों को हानि हो रही है, तो ये आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है। एक छोटा सा पॉइंट आपके माइंड में उठना चाहिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं छिपी बेरोजगारी का इंडिकेशन तो नहीं है। अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, छिपी बेरोजगारी क्या होती है। अब ये मान के चलिए कि एक छोटा सा काम है जिस पे 10 लोग लगे पड़े हैं, जबकि लोगों की आवश्यकता नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए बस लोग जुटे पड़े हैं। एक फैमिली के मेंबर, एक छोटा सा खेत है 50 गज का, जिस 50 गज वाले खेत को ठीक है एक आदमी आराम से संभाल सकता है, लेकिन उसमें उसके दोनों बच्चे लगे पड़े हैं, उसकी वाइफ लगी पड़ी है, ठीक है 2-3 मेंबर और लगे पड़े हैं, तो इसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। चलो, अब दोस्तों यहाँ पे ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना जो मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया था, 17 और 18 वाला, 20 और 21 वाला। अब यहाँ पे आपको कृषि के बारे में हम थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एग्रीकल्चर जो होता है किसी भी देश की एक आधारशिला होती है, और कृषि एक प्राथमिक क्रिया भी होती है। इससे हमको खाद्यान्न मिलता है, वाणिज्यिक फसल मिलती है एग्रीकल्चर से। अब कृषि की डेफिनेशंस क्या है। दोस्तों, कृषि के लिए अंग्रेजी शब्द आपका होता है एग्रीकल्चर। नाम सुना होगा आपने एग्रीकल्चर का दोस्तों। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एक्चुअली लैटिन शब्द एग्री से हुई है। कहाँ से हुई है? एग्री से हुई है, फिर AGRI, इस एग्री से हुई है। लैटिन शब्द एग्री से हुई है जिसका अर्थ होता है मृदा। लैटिन में मृदा को बोलते हैं एग्री, क्योंकि एग्रीकल्चर होगा मिट्टी पर, अगर मिट्टी नहीं तो एग्रीकल्चर काहेगा भाई, है ना। और सेकंड आपका है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कृषि करने, मृदा कृषि करने, इसकी पूरी क्या हो जाएगी, डेफिनेशंस इसकी कंप्लीट बन जाएगी। कौन सा शब्द है ये? आपका लैटिन शब्द है, इसको आप लिख लीजिएगा साइड में बुक के। जो लिखना है बुक के ऊपर लिखिए, कीलम काटी जितनी भी काटनी है बुक के ऊपर काटिए, अलग से आपको A4 पेज रखने की आवश्यकता नहीं है। रिवीजन करोगे सीधे बुक में से करोगे। अब यहाँ पे भूमि उपयोग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का में से 305.81 मिलियन हेक्टेयर में ही भूमि उपयोग के आंकड़े दिए गए हैं। मतलब कि टोटल जो हमारी भूमि है उसमें केवल इतने परसेंट भाग पर हमारी क्या होती है, भूमि है। अब यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना कि पूरे एरिया का 100% का 46.04% पर क्या होती है, खेती होती है, उसे बोया जाता है। ये आपको आगे ध्यान अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी आप इसको एक काम करिएगा, ये डाटा थोड़ा सा मुझे ओल्ड लग रहा है, जो मैंने रिसेंट डाटा अभी पढ़ा था उसमें था आपका 51%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। और बाकी का आप याद रखिएगा 4% भाग पर क्या होते हैं, चारागाह होते हैं। और 21% भू भाग पर क्या होते हैं, वन होते हैं। और 24% भाग पर क्या है, भूमि है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारे घर बने होते हैं। ठीक है, बाकी भूमि को हम लोग बंजर कैटेगरी में रख देते हैं। अच्छा, कोई भी जैसे कि मतलब बोलते हैं कि कोई धरती बंजर हो गई है, तो बंजर वाली कैटेगरी क्या होती है, कुछ पता है आपको उसकी डेफिनेशन क्या होती है? सर बुक कब पूरी करवाओगे, क्यों बता रहे हो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट हमको? हमको तो बस बुक करा दो हाईलाइट, बस हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट, भैया जरूरी है आप लोगों के लिए। कोई भूमि बंजर तब बनती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और बंजर भूमि का मुआवजा सरकार के द्वारा किसान को मिलता है, क्योंकि उसका एक ही थोड़ा सा एक खेत होता है, वो भी अगर बंजर हो जाए, जमीन बंजर हो जाए, तो वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा भाई, परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तो बंजर भूमि के लिए 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर उसके क्षेत्रफल पर हो रही है, वार्षिक वर्षा, तो वो भूमि बन जाती है बंजर भूमि। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000।
केंद्र सरकार ने इस नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी और इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। अब इसके अंतर्गत कुछ हमारी कृषि होती है, जैसे इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें आपकी आती है एक हरित क्रांति, इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति मतलब वाइट क्रांति, मिल्क से, मिल्क वाइट होता है इसलिए मिल्क से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मतलब रेड क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। देखिए, मैं इसमें कुछ भी स्किप नहीं करवाऊंगा। एग्जाम में हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये सभी के सभी याद करने हैं अच्छे से। वीडियो को पॉज करिए, मन में एक एक क्रांति को कम से कम 5 बार दोहराइए, ठीक है। उसके बाद आंखें खोलिए, फिर कमेंट बॉक्स को ओपन करिए, फिर कमेंट करिए। देखिए, इस तरह से ना मुझे पता है कि पढ़ने में घंटों लग जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा वो अलग ही रहेगा, आपका ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में जाओगे तभी तो एग्जाम क्रैक होगा। ये तो अभी आप टाइम लगा दो तरीके से पढ़ने में, या 3-4 साल ऐसे घसीट दो, कभी यहाँ पढ़ रहे हो कभी वहाँ पढ़ रहे हो, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, 4 साल तक तैयारी कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा? आप घुटने टेक दोगे अपने, या आपके अपने घुटने टेकेंगे बेटा, तुझसे ना हो पाएगा, तो अपना कुछ काम कर ले। होता है ना ऐसा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तरीके से पढ़ लो। जब रात को सोओगे ना, आपको चलेगा पता कि वास्तव में कुछ पढ़ के सोया हूँ मैं आज, कुछ गेन किया है मैंने, दिन को वसूल किया है मैंने आज। दोस्तों फाइनली ये क्रांति आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, हरित क्रांति। दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं एक विलियम गैडे, इन्होंने सबसे पहली बार 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे पहली बार हरित क्रांति का ओरिजिन किस वर्ष हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? विलियम गैट के द्वारा। अब इन्होंने उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग आएंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। 1960 के ठीक 10 वर्ष बाद 1970 में एक व्यक्ति आए जिन्होंने हरित क्रांति का, जिनको जनक माना जाता है, हरित क्रांति से संबंधित इनके बहुत अच्छे अच्छे विचार थे। इन्होंने विचार दिए कैसे हम लोग अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने अपनी राय भेजी और कई लोगों ने इनकी राय पर काम किया, इम्प्लीमेंट जब इनकी राय को किया गया भूमि के ऊपर, मतलब कि खेती के ऊपर, तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। 1970 में इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। इनको बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। तो एग्जाम अगर आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक किसे बोलते, तो बोलोगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। बट इंडिया के अंदर उसके बाद 1966 से, सॉरी, इंडिया के अंदर डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। एग्जाम में अगर बोलेगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। एग्ज़ाम में जब बच्चे बैठे होते हैं, एग्ज़ाम का ऑरा, एग्ज़ाम की जो हल्की सी एंजाइटी होती है, हल्का सा डिप्रेशन, हल्का सा कॉन्फिडेंस लूज, ठीक है, तो हम औरों को देखते हैं कितना बच्चा पढ़ रहा, लगातार फोकस कर रहा है अपने क्वेश्चन पेपर पे, तो फिलहाल वो अलग एंजाइटी सी हल्की बनती है, अलग से वहाँ पे ऑरा होता है। तो आप प्लीज़ नाम को क्लैश मत करना, ठीक है। स्वामी, स्वामी भगवान, ये इंडियन नेम है ना, कॉमन सी बात है, इंडियन नेम है स्वामी समथिंग, तो ये इंडियन नेम है, ये के भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और ऐड करनी थी हल्की सी, इसमें शायद मैंने ऐड नहीं करा, मुझे कृषि नीति संबंधी याद आया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये आप इसके साइड में लिखिएगा, परिषद की स्थापना, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। मुझे जस्ट अभी याद आया, मैंने कि चलो लगा तो लिखवा देता हूँ, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ना, और जब हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तब आती है माइंड में, तो इसको आप तुरंत लिख लीजिएगा। थोड़े से एफर्ट्स आप भी मारेंगे, बट अभी नहीं, जब दोबारा बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ नया प्राप्त पक्का होगा। आपका माइंड इतना मच जाएगा कि आप खुद अपने अकॉर्डिंग कुछ इन्वेंट कर सको, बुक्स में आप खुद लिखोगे कुछ विचार अपने। तो सेकंड टाइम बुक को जरूर पढ़िएगा। योजना आयोग के द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। वर्तमानिक नाम क्या है इसका? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। और नीति आयोग से संबंधित दोस्तों, जैसे योजना आयोग का काम क्या था? योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना को डिजाइन करना, ये काम था इसका। और राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्तीय बंटवारा होता है, वो भी योजना आयोग का पहले काम था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब इसको बोला गया नीति आयोग। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
भाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, ये तीन चीज़ें आप मुझे फटाफट लिख के भेजो नीति आयोग के बारे में। अगर नहीं मालूम है तो बुक के जस्ट साइड में बहुत भतेरा स्पेस पड़ा है। भतेरा बोले तो बच्चे जस्ट हम ऐसे ही बोलते हैं ना, बहुत स्पेस है। छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखिएगा बुक के साइड पे। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे पीएम, जो भी पीएम होगा हमारी कंट्री का आने वाले टाइम पर वही क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। सीईओ नीति आयोग के हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। और भारत की जलवायु को कृषि के अकॉर्डिंग 15 भागों में डिवाइड किया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट बुक में से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कर्तन दहन प्रणाली, जिसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। दोस्तों किसान जो होता है ना, जमीन के टुकड़े को साफ करके एक छोटे से भाग पर जब खेती करता है, केवल वो खेती होती है उसके परिवार के भरण पोषण के लिए। ये नहीं कि वो बड़े स्केल पे खेती कर रहा है, ठीक है, चावल बो दिया उसने, गेहूं बो दिया, जाके आगे सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, ऐसा नहीं। कर्तन दहन प्रणाली में किसी भी छोटे से टुकड़े को साफ करके केवल अपने भरण पोषण के लिए जब वो अनाज को उगाता है, किसी फसल को उगाता है, तो उसको बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली। यूपीएससी इंटरव्यू में जो ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, और वो बच्चे ध्यान रखिएगा कि कष्टकारी सुधार क्या होता है, भूदान आंदोलन क्या होता है, चकबंदी क्या होता है, हदबंदी क्या होता है, लैंड रिफॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। एग्जाम सॉरी, आप मेंस लिखते हो वहाँ पे भी आपके काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। बाकी हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पर मध्य प्रदेश पर बेबर धैया, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसके काफ़ी सारे नाम हैं। कर्तन दहन प्रणाली तो जस्ट आपने वन स्टेटमेंट में जान लिया कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, किसे बोलते हैं ये भूमि? तो यहाँ पर बेबर धैया अगर भूमि कोई है मध्य प्रदेश में, इसको बोलते हैं बेबर धैया। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं इसमें पोंडू या पेंडा। उड़ीसा में बोलते हैं पामा डाबी। तो यहाँ पे आपको बस केवल एमपी ध्यान रखना है, झारखंड का कुरुवा ध्यान रखना है, मणिपुर का पामालू ध्यान रखना है, और वेनेजुएला का कोने को ध्यान रखना है वर्ल्ड स्तर पर। बस ये आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी आप ब्राज़ील याद रखिएगा, और आपको इंडोनेशिया ध्यान रखना है, और मध्य अफ्रीका में भूमि को क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं फसल के प्रकार। फसल के प्रकार। भारत में तीन प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, और एक होती है जायद फसल। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे बात करते हैं कृषित फसलें क्या होती हैं। भारत उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारत की फसलें निम्न है। खाद्यान्न फसलों में जिसे हम खाते हैं, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, दालें वगैरह, ये सब क्या होती है? ये सब खाने वाली फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें होती हैं। एक होती है पेय पदार्थ, मतलब लिक्विड फसलें। चाय क्या होती है? चाय के पत्ते हम डायरेक्ट खाते हो ना, चीनी मिक्स करके। भाई चाय को हम उबालते हैं, फिर दूध डालते हैं उसमें, फिर ठीक है अदरक डालते हैं, फिर बनती है चाय। वैसे ही आपका कॉफ़ी, कहवा वगैरह हो गया, फिर तंबाकू हो गया, है ना। और व्यावसायिक एवं नकदी फसलें क्या होती हैं? व्यावसायिक मतलब व्यापार, जो फसलें व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है, पैसा 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 जैसे पैसा आएगा, जैसे नगद आएगा, तो इसको बोलते हैं नकदी फसलें भी। इसमें आपका गन्ना आएगा, तिलहन आएगा, ठीक है, रबड़ आएगा, फल आएगी, सब्जी आएगी, सोयाबीन आएगी। ये सब क्या होती हैं? ये सब होती हैं व्यावसायिक फसलें। नेक्स्ट फसल आपकी है क्या? रेशेदार फसल या रेशेदार पौधे। इसमें आपका कपास, जूट, सन, पटुआ, मेस्ता। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछता है गन्ना किस प्रकार की फसल है? भाई ये एक नकदी फसल है। आपसे पूछता है रबड़ किस प्रकार की फसल है? तो ये आपकी नकदी फसल है। आपसे पूछता है जौ किस प्रकार की फसल है? तो ये खाद्यान्न फसल है। अच्छा, मानव के द्वारा पहला खाने वाला जो खाद्यान्न फसल थी वो कौन सी थी? भाई गेहूं चावल तो हमने अभी करे खाने स्टार्ट, मैदा सैदा हमने अभी करा खाना स्टार्ट। बट जो हमारा मानव की उत्पत्ति हुई थी उस समय हमारी खाद्यान्न फसल, प्राथमिक प्राइमरी पहली खाद्यान्न फसल कौन सी थी? तो वो थी जौ। जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो पंडित जी हमेशा जौ, तिल, जौ पहले बोलते हैं हमेशा आपकी लिस्ट में। आपको बोलते हैं कि लिस्ट हाँ संभाल लेना, पूजा पाठ है। जौ का हमेशा चढ़ावा क्यों होता है? जौ को हम पूजा में इस्तेमाल किस लिए करते हैं? क्योंकि ये हमारी प्राथमिक फसल थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या, खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आपका चावल। दोस्तों चावल, गेहूँ, इन सब के जो भी वनस्पति के नाम है इसकी लिस्ट को इस बुक में एक्चुअली दिया नहीं गया। ये लिस्ट आपको आई थिंक मिल सकती है टाटा मैग्रो हिल्स की बुक्स है, वहाँ मिलेगी ये लिस्ट आपको, या फिर कोई इंस्टीट्यूट की जो बुक्स वगैरह होती है उसमें भी शायद दिया होगा। बाकी चलो कोई बात नहीं, आप चावल को रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? ऑर्जिया सैटिवा।
तापमान इसको चाहिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान। वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। मिट्टी चाहिए इसको दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, जब मैंने मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ाया था, दोमट मिट्टी कौन सी मिट्टी है भैया? भाई किस मिट्टी का नाम है दोमट मिट्टी? आप मुझे ये कमेंट करिएगा। और यहाँ पे IR20, पूसा 221 कावेरी, ये दो जो किस्म है चावल की, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एग्जाम में आपसे पूछता है भाई, पूछता है एग्जाम में। तो फ्रेंड यहाँ पे ना आप एक चावल की किस्म और लिखो, ये है आपकी IR8 और एक है आपकी रत्ना। एग्जाम में आपसे पूछता है दोस्तों, जो रत्ना होती है वो किस फसल की किस्म है, तो या फिर इसका किस्म का संबंध किस फसल के साथ में, तो आप बोलोगे चावल के साथ में। IR8 और रत्ना, दोनों चीज़ आप फटाफट लिखिए इस चीज़ को। और यहाँ पे चावल से संबंधित आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा भारत में जो अनुसंधान संस्थान है चावल का, वो कहाँ पे स्थित है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। तो आप भी बोलोगे सर उड़ीसा में। उड़ीसा का स्थान है कटक, यहाँ पर आपका हमारा मतलब कि चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, ये एग्जाम में पूछता है आपसे, तो आप बोलोगे सर ये स्थित है आपका मनीला के अंदर। कहाँ बोलोगे? मनीला में। अब मनीला कहाँ पर स्थित है? सर्च करिए, थोड़ी सी जद्दोजहद आप भी लगाइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, कोई आप तार तार कोई पसीने से आप बिल्कुल परेशान नहीं हो जाओगे। सर्च करिए गूगल पे कि आखिरकार जो मनीला है वो किस कॉन्टिनेंट मतलब किस महाद्वीप पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करिए। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। इसको बोलते हैं क्या? टीटिकम। यहाँ पर तापमान आपको चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वार्षिक वर्षा 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर। और किस्त में इसमें आती है आपकी सोना, सोनालिका, लरमा, सरबती, सोनेरा, सोना 227। अब गेहूं में भी आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। एक है यहाँ पर हीरा। हीरा भी ये जो किस्म होती है ये गेहूं की किस्म है। ठीक है, किसकी किस्म है? ये गेहूं की किस्म है। अब यहाँ पर गेहूं सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर उत्पादित होता है? चावल और गेहूं दोनों में नंबर 1 पे आपका पूरी कंट्री में नंबर 1 पे चाइना है। चावल में आपका पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है वीडियो की 2023 मई मंथ में। यहाँ तक का डाटा, आगे कभी फ्लक्चुएट होता है डाटा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इस वर्ष के आधार पर नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है चावल के मामलों में, और गेहूं में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। और इन दोनों में चाइना पूरे वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें यहाँ पे क्या है, ज्वार। ठीक है, ये आपका है ज्वार। ज्वार को आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। इसका तापमान चाहिए 27 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और ज्वार में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपको कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। लेकिन अब जो वर्तमान में हो चुका है इस वर्ष के आधार पर, तो अब हो चुका है कि यहाँ पर महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ठीक है, ज्वार में। और वर्ल्ड पे कौन सा है? अमेरिका। लिख दीजिएगा अमेरिका, इस बुक के साइड में आप इस चीज़ को लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्षा 30 से 65 सेंटीमीटर। मिट्टी चाहिए इसको काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कपास होता है, ये आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों, कपास की खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? फिर बाजरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बाजरा। अब यहाँ पर बाजरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बाजरा कहाँ की मूल फसल है? एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये अफ्रीकी मूल की फसल है आपकी बाजरा, वहाँ से हम यहाँ पे लेके आए। तापमान 25 से 31, वार्षिक वर्षा 40 टू 50 सेंटीमीटर। और मिट्टी के लिए इसको चाहिए दोमट, छिछली और काली मिट्टी। इसमें आपका बाजरा बड़ी आसानी से हो जाता है। अब बाजरा से संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, मतलब बता सकते हैं, कुछ खास नहीं है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मक्का। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? मक्का। मक्के में दोस्तों जो अमेरिका होता है वो नंबर 1 पे है, और जो कर्नाटक है इंडिया में नंबर 1 पे राज्य है रिसेंट डाटा के आधार पर। तापमान, वर्षा आप स्वयं पढ़िए अच्छे से। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, चलो स्किप करते हैं, कोई बात नहीं करती ज़्यादा, क्लास का पैकअप टाइम पे करना है, अगली रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करनी है हमको। ठीक है, अब ये जौ पढ़ लीजिएगा, चना पढ़ लीजिएगा। जौ का जो वनस्पति का नाम है बस ये पढ़िए आप लोग, इसको लिखिएगा, इसको करिए आप लोग हाईलाइट। अयण को आप छोड़ सकते हो। हाँ, चाय को आप पढ़िए। चाय में अगर हम बात बोलेंगे, इसको बोलते हैं थिया।
क्या बोलते हैं इसको, थिया, इसका वनस्पतिक नाम होता है। तापमान इसको चाहिए 24 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वार्षिक वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए होती है। और भूमि इसकी है पहाड़ी ढाल युक्त भूमि। यहाँ पर आपकी उत्पादित होती है क्या, चाय। चाय से संबंधित वर्ल्ड में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, और इंडिया में कौन है? इंडिया में प्रथम राज्य कौन सा है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चाय में, चाइना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, असम इंडिया में प्रथम स्थान पे है। अब चाय में दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि चाय के निर्यात में श्रीलंका के बाद भारत का कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे सर दूसरा स्थान। और जो आपका चाय अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलोगे सर ये आपका केरल के अंदर स्थित है। कहाँ पर? केरला में। इसको बोलते हैं क्या, कासरगोड। केरल में एक जिला है कासरगोड, वहाँ पर स्थित है आपका चाय अनुसंधान संस्थान। अब बात करते हैं कहवा के बारे में। कहवा को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉफिया अराबिका। ये इसका क्या है, ये इसका ये वनस्पतिक नाम है। और उत्पादन की आदर्श दशा क्या होनी चाहिए, तापमान इसको चाहिए 16 टू 28, वर्षा 150 टू 250 सेंटीमीटर। उसके बाद प्राकृतिक रबड़। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, प्राकृतिक रबड़ के बारे में। प्राकृतिक रबड़ में दोस्तों नंबर 1 पे जो आपकी कंट्री के हिसाब से आप लिखना चाहो, लिखो कंट्री इक्वल टू में थाईलैंड, ठीक है। और इंडिया में कौन हो जाएगा आपका, इंडिया में आपका हो जाएगा केरला। क्या, केरला या केरल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है केवल गन्ना। देखते हैं शुगर केन। शुगर केन के लिए क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। तापमान चाहिए 20 से लेकर 26 डिग्री, हाईलाइट करिए इस पॉइंट को। वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर से अधिक, हाईलाइट करिए। और मिट्टी चाहिए इसको दोमट और काली मिट्टी। ठीक है, दोमट और काली मिट्टी। ये क्या था आपका गन्ना। अब बताइए आप मुझे, गन्ने में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री और इंडिया में कौन सी स्टेट है? कुछ तो आपको याद होगा, जो आप हमारी क्लास लेते हो, लाइव क्लास है ना, उसमें बता रखा है हमने। गन्ने में नंबर 1 पे आपका ब्राज़ील है, इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना टॉपिक। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो कमी होगी हमारे अंदर या फिर आपके अंदर, किसी के अंदर भी हो सकती है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। देखिए, जो बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, 4-5 साल घसीटना चाहते हैं, बस कभी जहाँ पढ़ा कभी वहाँ पढ़ा, भटकते हुए कुछ स्टूडेंट को बहुत लंबा टाइम लगता है सिलेक्शन में, 3-4 साल वो ऐसे खर्च कर देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, मैं आपको ज़रा समझाऊंगा नहीं। वक्त से अच्छा टीचर कोई नहीं होता। वक्त बिना शब्दों के बड़ी स्मार्ट तरीके से समझा जाता है और बच्चा पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देता है। आपका वक्त कब आएगा? वक्त तो खैर वो आपके हाथ में है, सच कहूँ तो, लाना और कब नहीं लाना। चलो ठीक है, अब ज़्यादा मोटिवेशन लेक्चर नहीं है, नॉर्मल एक लेक्चर है। बात करते हैं कपास के बारे में दोस्तों। कपास के लिए तापमान चाहिए 21 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी चाहिए इसको गहरी और काली मिट्टी। पटसन जिसको हम बोलते हैं जूट, ठीक है। और इसका जो दोस्तों आपका वनस्पतिक नाम है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, हाईलाइट करिए। तापमान 24 से 35, वर्षा चाहिए 125 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, तो ये था आपका क्या, पटसन। अब दोस्तों यहाँ पे ना आप कुछ चीज़ें और रख लीजिएगा। कुछ चीज़ें आप और चीज़ों को इस बुक के साइड में आप लिख लीजिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि यहाँ पर मोटे अनाज के बारे में कुछ बताया था यहाँ पे इस बुक में क्या, मोटा अनाज, मक्का वगैरह। आप ना मोटे अनाज को खास तो रखिएगा। मोटे अनाज के सीड्स 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? इस बुक में देखिए बहुत स्पेस है, बतेरा स्पेस है, इतने में तो आप लोग पूरी अपनी इतिहास लिख दो। ठीक है, इसमें आपका महाराष्ट्र आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर कर्नाटक आता है। ये उत्पादन वाले राज्य हैं, 3 उत्पादन वाले राज्य हैं। मोटे अनाज क्या होते हैं आपको पता होगा, ज्वार बाजरा, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके मोटे अनाज। अच्छा, आप मुझे सेंड करिएगा कि भारत में 2 प्रकार के गेहूं को उगाया जाता है। किस्म तो बहुत सारी अभी मैं डिस्कस करी थी गेहूं में, जब मैं पढ़ा था यहाँ पर, देखिए गेहूं के बारे में। लेकिन वास्तविक रूप से 2 प्रकार के गेहूं होते हैं। एक होता है सामान्य रोटी का गेहूं। सामान्य रोटी का गेहूं क्या होता है, इसका सफ़ेद रंग होता है, मुलायम होता है, जिसे भारत के उत्तरी मैदानी भागों में हम लोग प्राप्त करते हैं। और एक होता है आपका क्या, मैक्रोनी गेहूं, पता होगा। ये लाल रंग थोड़ा सा हल्का सा कठोर टाइप का होता है। 2 टाइप के हमारे इंडिया में जो गेहूं होते हैं वो उगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने डिस्कस किया था, है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत कृषि अनुसंधान परिषद ये डिस्कस कर दिया मैंने आपको फिलहाल। ठीक है, बस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आप वीडियो की लेंथ आई थिंक ज़्यादा बहुत बढ़ गई, 50 मिनट से ऊपर की क्लास चली गई आज की, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या, देख लेते हैं एक बार। जल संसाधन, हाँ ये चैप्टर आपका है जल संसाधन का, तो हम इसको कवर करेंगे। बाकी आपकी कोई भी अगर राय होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। ये चैप्टर पूरा होगा आपका नेक्स्ट वाला वीडियो में। ठीक है, बाय।